वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन बोल दो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर लो, तो सीओपी और एफिशिएंसी के हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स पूरी तरह से हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड है। ओके, तो क्योंकि ये सब हीट एनर्जी, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड है, तो जो फॉर्मूले हैं वो बेसिकली तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। इन तीन फॉर्मूले की हेल्प से आपके न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपको काम आएगा वो थोड़ा सा एक बेसिक देख लीजिए। पिछले वीडियो में भी टुवर्ड्स द एंड मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और यही चीज़ आपको न्यूमेरिकल्स में लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके हीट इंजन के बारे में। ठीक है, तो ये आपका केस जो है वो हीट इंजन का केस है। हीट इंजन के केस में क्या होता है कि आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आते हैं और वर्क बाहर रिलीज करते हैं। तो हीट इंजन में इंपॉर्टेंस किस चीज की है? हीट इंजन में इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि आप जब एनर्जी ले रहे हैं इंजन में, तो उस एनर्जी को लेके कितना वर्क बाहर दे रहे हैं, है ना। सो ये आउटपुट वर्क आप कितना बाहर दे रहे हैं इस एनर्जी को लेके, वो इंपॉर्टेंस है ना। तो आप जितना वर्क बाहर दे रहे हैं डिवाइडेड बाय जितनी आपने एनर्जी ली थी, उसका रेशियो आपको क्या देता है? एफिशिएंसी देता है। क्लियर, सिंपल चीज है। जितना वर्क आप बाहर दे रहे हैं डिवाइड बाय जितनी एनर्जी आपने ली थी, तो वो उसका रेशियो आपको एफिशिएंसी देता है। वहीं पे अगर आप सेकंड वाले की बात करते हैं, तो ये केस है आपका हीट पंप का। हीट पंप में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हीट पंप में एफिशिएंसी नहीं निकलती है, देयर इज समथिंग एल्स विच इज कॉल्ड सीओपी। सीओपी होता है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अभी परफॉर्मेंस को जांचता है। परफॉर्मेंस कैसे देखोगे? हीट इंजन में सॉरी, हीट पंप में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप लोअर टेम्परेचर से बाहर हायर टेम्परेचर पे एनर्जी को थ्रो करते हैं। तो आप कितनी ज्यादा एनर्जी बाहर थ्रो कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप एनर्जी बाहर थ्रो कर सकते हैं डिवाइड बाय द वर्क डन, ये होता है आपका सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वैसा ही सेम चीज आपके रेफ्रिजरेटर में होता है। ये केस आपका क्या है? रेफ्रिजरेटर का है। सो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि अगेन आप लोअर टेम्परेचर से चीज को बाहर हायर टेम्परेचर सराउंडिंग में फेंकते हैं। ठीक है ना। सो उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? रेफ्रिजरेटर में ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। ठीक है ना। तो आप इतनी सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर पा रहे हो, तो ये डिवाइडेड बाय दी वर्क। समझ में आया? हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में मेजर डिफरेंस क्या है? हीट पंप में जैसे आप इमेजिन करना चाहो, तो हीट पंप में ये इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रायर लेते हो ना बाल सुखाने के लिए, तो ड्रायर कितना ज़्यादा गर्म हवा आपके बालों पे फेंक सकता है ना। तो बाहर की हवा जो आपके बालों पे फेंकी जा रही है हाई टेम्परेचर पे, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो डिवाइडेड बाय द वर्क। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि आपने कुछ फ्रिज के अंदर रख दिया, जैसे आपने रात को सब्जी फ्रिज के अंदर रख दी, आप चाहते हो कि वो सब्जी खराब ना हो या दाल खराब ना हो, तो उस दाल में से कितनी एनर्जी निकाला जा सकता है ना। तो ये दाल में से कितनी एनर्जी बाहर पुल आउट करी जा रही है और फिर उस एनर्जी को उठा के बाहर सराउंडिंग में फेंका जा रहा है ना। तो कितनी एनर्जी आप दाल में से एब्जॉर्ब कर पाते हो, वो डिवाइडेड बाय द वर्क डन। ठीक है ना। सो ये होता है सीओपी। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अब जब भी क्वेश्चन में आपको इंजन या पंप या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको इन फॉर्मूलाज को याद रखना है गाइस। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि आप इन फॉर्मूलाज को थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में भी। ठीक है ना। तो एक कैरेट करके बंदा था, कैरेट साइकिल भी बुलाते हैं, तो उसने क्या करा था, इन सारी चीज़ों को टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख दिया था। तो कैसे लिख सकते हो टेम्परेचर के फॉर्म में? देखो, सबसे पहले मैं हीट पंप की बात करता हूँ। ठीक है, तो हीट पंप की एफिशिएंसी क्या होती है? W/Q1। अब समझो W क्या है। देखिए, ये जो हीट एनर्जी आई थी वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, वर्क में, और बची हुई कहाँ गई थी? रिलीज हो गई थी सराउंडिंग में। मतलब जो आपकी Q1 थी वो दो पार्ट में बट गई थी, किस किस में? Q2 में और W में। तो आप यहां से वर्क की वैल्यू बता सकते हो। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 - Q2। समझ गए ना? वर्क इज इक्वल टू Q1 - Q2। तो जहां वर्क लिखा है उसके आगे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय Q1, है ना। तो Q1/Q1 होता है 1, -Q2/Q1 होता है 1 - Q2/Q1। तो कुछ लोग एफिशिएंसी को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना। या फिर आप उसे ऐसे भी लिखते हैं Q1 - Q2/Q1। ठीक है, कि वर्क इज Q1 - Q2। और कुछ लोग इसको Q1 की जगह पे टेम्परेचर लिख देंगे, Q2 की जगह पे टेम्परेचर लिख देंगे T2, और नीचे फिर से Q1 की जगह पे टेम्परेचर लिख देंगे। सो T1 - T2/T1, है ना। तो एफिशिएंसी को इस तरीके से आपके
टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिखा देते हैं, है ना। वैसे ही अगर आप यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे Q1 क्या होता है, देखिए Q2 और W ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, Q1 बनाते हैं, है ना। Q2 और W दोनों मिलके क्या बनाते हैं, Q1 बनाते हैं। तो ऑब्वियसली W क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, है ना। तो यहाँ पर हम COP को क्या लिख सकते हैं, ऊपर Q1 है डिवाइडेड बाय नीचे वर्क, वर्क इज Q1 माइनस Q2। तो इस तरीके से फॉर्मूले में चेंज करके आप COP निकाल सकते हैं। वैसे ही इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है, Q2 और W मिलके Q1 बनाते हैं, है ना, ये दोनों अंदर उसके Q1 बनाते हैं। तो यहाँ पे भी Q2 प्लस W मिलके Q1 बना रहे हैं, तो W क्या हो गया तुम्हारा, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पर COP के फॉर्मूले में Q2 डिवाइडेड बाय वर्क, वर्क इज व्हाट, Q1 माइनस Q2 ऐसा लिखा जा सकता है। और जब आप Q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसी सेम चीज़ को टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे Q2 है तो T2 आएगा, Q1 माइनस Q2 है तो T2 माइनस T2 आ जाएगा। क्योंकि कई बार आपको टेम्परेचर की वैल्यू गिवन रहती है और टेम्परेचर की वैल्यू देके वो COP पूछ लेता है, तो टेम्परेचर की वैल्यू से COP निकालना है तो टेम्परेचर लगा देंगे। Q, Q1 Q2 दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में रखिएगा इन चीज़ों को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स निकाल रखे हैं, तो मैं फटाफट से आपको ये सिंपल न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, फिर एक्चुअल एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे मैं वो भी करा दूंगा आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल आ रहा है हीट इंजन का। तो जैसे हीट इंजन आता है तो इमेजिन कर लेना, हीट इंजन में क्या होता है कि ऊपर से Q1 एनर्जी आती है, ठीक है ना। और वो एनर्जी इंजन को दी जाती है, इंजन क्या करता है, आउटपुट में वर्क देता है, और बाकी की एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में रिलीज कर देता है, ठीक है। तो अगर मुझे इंजन में काम करना है, ठीक है, तो ये हम पहले बना लेंगे। ओके, चलिए आगे। इंजन टेक्स इन हीट ऑफ 300 किलो जूल्स एंड डस 200 किलो जूल ऑफ वर्क। मतलब वो कितनी एनर्जी ले रहा है बाहर से, 300 किलो जूल की एनर्जी ले रहा है, ठीक है ना। और वो कितना वर्क कर रहा है, 200 किलो जूल का वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन एंड हीट लॉस टू द सराउंडिंग। तो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या होती है, हीट इंजन के केस में क्या होता है कि आप जो वर्क आउटपुट में दे रहे होते हैं, ठीक है, उसको आप डिवाइड करते हैं जितनी एनर्जी आपने ली थी, बेसिक फॉर्मूला। तो क्योंकि दोनों की वैल्यू गिवन है तो जो भी आपका वर्क आउटपुट में दिया जा रहा है उसको आप डिवाइड कर लोगे जितनी एनर्जी आपने ली थी यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 200/100, 0 0 का 2/3, 2/3 इज 0.66, ठीक है ना। तो 0.6666 ऐसा जाता है, ठीक है। अब इसको आप और बेहतर तरीके से क्या लिख सकते हो कि 0.6666 में लाना, तो 2 जीरो आगे लेके जाओ तो ये बन जाएगा 66.66, और यहाँ परसेंटेज लगा देना। तो 2 जीरो आगे ले आके परसेंटेज लगा सकते हो, बोलोगे ये उसकी एफिशिएंसी हो गई, इतनी परसेंटेज एफिशिएंसी। तो हमने क्या निकाला, एफिशिएंसी निकाल दी, ठीक है। अगला हम क्या निकालेंगे, हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। अब देखो हीट लॉस क्या होती है, Q2 होती है। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि Q1 एनर्जी दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, कि नहीं। Q1 एनर्जी जो आ रही है वो इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो Q1 एनर्जी जो है वो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब Q1 इज बेसिकली द सम ऑफ Q2 प्लस W। Q1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, मुझसे पूछ रहा है सराउंडिंग में कितनी जाएगी, मतलब Q2 पूछ रहा है, और W आपको ऑलरेडी पता है 200। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 माइनस 200 मतलब 100 किलो जूल्स। तो हुआ क्या, 300 किलो जूल आई थी, 200 वर्क में चली गई, और 100 किलो जूल जो है वो सराउंडिंग में चली गई, ठीक है। अब ये एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इस टाइप का न्यूमेरिकल डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा वो चेंज करते हैं, बट शुरू में आपको सिखाने के लिए मैं इस तरीके से इजी इजी वाले न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने आपको सिखाया, इसमें मैंने सिर्फ थोड़े से नंबर्स चेंज करके क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, कि इस बार 400 किलो जूल की एनर्जी आएगी, 300 का वर्क होगा, एफिशिएंसी निकालो और सराउंडिंग में जो हीट लॉस हो रही है वो निकालो। कर लेना प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं और कोई चेंजेस तो नहीं है चेक करते हैं। सो उसने वापस हीट इंजन बोला है, वो हीट इंजन जैसे ही बोलेगा तुरंत आप इमेजिन कर लोगे कि Q1 एनर्जी आएगी, हीट इंजन को मिलेगी, इंजन वर्क करेगा, और बाकी की एनर्जी बाहर सराउंडिंग में रिलीज कर देगा, ठीक है। सो इंजन ने कितना लिया, इट टेक्स इन हीट ऑफ 500 किलो जूल्स। तो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 500 किलो जूल्स। लूजेस 100 किलो जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग को उसने क्या किया, 100 किलो जूल हीट लूज कर दिया, बाकी हीट काम का उसने वर्क कर दिया होगा। तो अब तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं, देख के समझ में आ रहा है। 500 में से अगर 100 उसने बाहर लूज कर दिया, मतलब उसने 400 किलो जूल का वर्क डन किया होगा, ठीक है ना। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। तो एफिशिएंसी क्या होती है, जो भी आप वर्क करते हैं आप उसको डिवाइड करते हैं अपनी
जो आपने एनर्जी दे रखी थी स्टार्टिंग में। तो वर्क है तुम्हारा 400 का और ये है 500 का, कटेगा 5 8 सा 40, तो 0.800। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, क्या करोगे, 2 जीरो आगे लेके जाओगे तो क्या होगा, 80.00 और लगा दोगे परसेंटेज, तो 80% एफिशिएंसी थी। ठीक है हाँ। सो अब मुझे लगता है तुम समझने लगे होंगे कि कैसे क्वेश्चन दिया रहता है और कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा आगे लेके चलता हूँ तुम्हें और चीज़ों को थोड़ा बदलते हैं। हीट इंजन हमने देख लिया था, अब जरा हीट पंप की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही उसने हीट पंप बोला, तो उसके हीट पंप बोलते ही तुम सबसे पहले पंप वाला काम कर लोगे। पंप में एग्जैक्टली उल्टा होता है काम। क्या होता है कि हम Q2 एनर्जी को देते हैं, किसको, पंप को। साथ ही साथ में हम वर्क भी देते हैं पंप को, और उसके बाद वो हमारी Q1 एनर्जी हाईयर टेम्परेचर पे बाहर रिलीज करता है पंप, है ना। ये पंप का काम होता है, हीट पंप। करेक्ट बना दिया अपन ने। ठीक है ना। हीट पंप मूव्स 100 किलो जूल ऑफ हीट टू 400 किलो जूल। तो लोअर से हायर पे मूव करता है, तो ऑब्वियसली जो लोअर वाली है 100 किलो जूल, उसको उठा के उसने कहाँ मूव कर दिया, 400 किलो जूल पे। ठीक है। फाइंड द सीओपी ऑफ द पंप। देखिए, सीओपी ऑफ द पंप कैसे निकालते हैं। सीओपी ऑफ द पंप के लिए पंप की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पंप की इंपॉर्टेंस होती है कितनी वो हीट बाहर फेंक सकता है, डिवाइडेड बाय कितना उसने इनपुट में वर्क लिया ये काम करने के लिए। ठीक है। तो अब Q1 की वैल्यू तो मुझे दिख रही है, डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू आप देख के निकाल सकते हो। ये देखो 100 यहाँ से दिया, 400 है, तो ऑब्वियसली वर्क पे 300 आया होगा, तभी तो 100 और 300 मिलके 400 बनाएंगे। बट अगर आप फॉर्मूला पुट करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो कि Q और W मिलके Q1 बनाते हैं। तो Q1 कैसे मिलता है, Q2 और W को मिला के मिलता है हीट पंप में। ठीक है। तो 400 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। तो यहां से तुम बोलोगे W इज इक्वल टू क्या होगा, 400 - 100 मतलब 300। ठीक है ना। तो यहां से तुमने W निकाला। अब ऊपर आ जाओ, COP इज इक्वल टू क्या, Q1 जो तुमने बाहर की तरफ फेंका है, डिवाइडेड बाय वर्क जो कि है 300, है ना। 4/3 हो गया, 3 1 3, 1 0 3 3 9, 1.3333। ठीक है। अब COP की वैल्यू जो है वो हमेशा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, ये COP की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ COP। खत्म आंसर। ओके। तो हमेशा ये डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम बना लोगे साइड में थोड़ा सा, तो तुम्हारा काम हो जाता है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, हीट पंप लगे करा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से हीट पंप की तरह है। तो जो पहला क्वेश्चन था 100 किलो जूल 400 किलो जूल, उसी से एग्जैक्टली मिलता जुलता है तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है 200 किलो जूल 500 किलो जूल को लेके। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए है, कर लेना, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं रेफ्रिजरेटर पे। तो एक रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो तुमको पता है रेफ्रिजरेटर वर्ड सुना, मतलब रेफ्रिजरेटर भी वैसे ही काम करता है। सबसे पहले तुम Q2 अमाउंट ऑफ हीट देते हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर को, और फिर रेफ्रिजरेटर बाहर से वर्क लेता है और फिर क्या करता है, उसको बाहर रिलीज कर देता है। बस ध्यान इतना रखना है कि रेफ्रिजरेटर में COP निकालते समय ये इंपॉर्टेंट है कि रेफ्रिजरेटर कितनी हीट बाहर निकाल पा रहा है, निकालना वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, Q2/W। आगे चलते हैं, देखते हैं रेफ्रिजरेटर मूव 100 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब वो 100 किलो जूल ऑफ हीट को कहाँ बेच रहा है, 500 पे बेच रहा है। ठीक है ना। ओके। तो इस तरीके से काम होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये 100 है, ये 500 है, तो वर्क डन कितना होगा, 400 का होगा। COP इजीली निकल आएगा। Q2 जितना हमने बाहर फेंका है वो 500 है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 400 है। ठीक है। तो 5/4 हो जाएगा, 4 1 4, 1 0 4 2 8, 2 0 4 5 21.25 आपका आ जाएगा COP का वैल्यू। तो एफिशिएंसी आपने देखा होगा हमेशा 1 से छोटी आ रही थी, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे। और ये जो COP है वो हमेशा 1 से बड़ा आता है। तो एक थोड़ा एक अंदाजा मिल गया होगा आपको कि अब ये COP वगैरह वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है। तो क्योंकि अब आपने ये चीजें देख ली है, तो अब हम एक्चुअल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, बिकॉज अभी तक तो बस एक प्रैक्टिस चल रही थी। एक्चुअल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और इस टाइप की ही लैंग्वेज यूज करेगा। तो मैं ये करा दूंगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, रिसेंट पूछे गए क्वेश्चन है। दोनों आपको करा देता हूँ, तो काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब प्रैक्टिस हो गई है ना, तो आप रियलाइज करोगे कितना ईजी होता है। उसने बोला देर इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एज अ रेफ्रिजरेटर। माना कि हीट इंजन है बट रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो वो काम रेफ्रिजरेटर की तरह कर रहा है ना, हाँ जी। तो काम रेफ्रिजरेटर की तरह कर रहा है, मतलब हम रेफ्रिजरेटर की तरह बना लेंगे, तो वो लोअर पार्ट से हीट एनर्जी लेगा। ठीक है ना। ओके।
रेफ्रिजरेटर ये तो करता है, लोअर पार्ट से हीट एनर्जी लेता है, फिर वर्क भी अपने अंदर लेता है, और फिर बाहर की तरफ एनर्जी रिलीज कर देता है। यही काम होता है रेफ्रिजरेटर का, है ना, बाहर वाले में रिलीज कर देगा। ठीक है, बना दिया हमने ना। रेफ्रिजरेटर की राइट कर रहा है, एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब ये वाला एरिया, कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, 650 किलो जूल। मतलब इसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 650 किलो जूल्स, इतनी एब्जॉर्ब कर रहा है। व्हेन वर्क इनपुट इज 250 किलो जूल्स, मतलब वर्क कितना इनपुट किया गया, यहाँ पे 250 किलो जूल का इनपुट किया गया, तो ये दोनों मिलके बाहर एनर्जी छोड़ेंगे। अब इतना लिख के तुम तुरंत समझ जाओगे भाई ये दोनों मिलके बाहर छोड़ते हैं एनर्जी। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, Q2 प्लस डब्लू, है ना। इतना लिखा है मालिक तो पूरा कर ही देते हैं इसको। तो 650 प्लस 250, ठीक है, कितना हो गया टोटल, 700 और तो 900। तो मुझे Q1 की वैल्यू भी मिल गई है। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 किलो जूल्स हो जाएगी। ठीक है ना। तो Q2 है, W है, Q1 है, मेरे पास सब आ गया, अब तो काम बन जाएगा। क्या निकालना देखते हैं, फाइंड द COP एंड हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार यहाँ से उसने हीट एब्जॉर्ब किया, वर्क किया, तो सराउंडिंग में कितनी आ रही, 900 किलो जूल। तो पहला जो सवाल था हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स, उसका आंसर तो मिल गया है हमें 900 किलो जूल। ठीक है। अच्छा, सीओपी निकाल देते, सीओपी कैसे निकलेगा, पहले देखिए क्या चीज़ है। ये एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कितनी हीट एनर्जी बाहर निकाल पा रहे हो, है ना। तो ये होता है Q2 डिवाइडेड बाय, और कितना वर्क लगा है आपका अंदर की तरफ। तो Q2 कितना है तुम्हारा, 650, और वर्क कितना लगा है तुम्हारा, 250। तो जब 650/250 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, COP। अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसको, ऐसे हो जाएगा वैसे ना, 5 5 ज़ा 25, 5 13 ज़ा 65, 5 2 ज़ा 10, 3 0 5 6 30, 2.6। ठीक है ना, बेसिक कैलकुलेशन है, मनी वन कर सकते हो, अपने कैलसी पे भी डाल सकते हो। तो COP मिल गया हमको, है ना। सो ध्यान रखिएगा गाइस, सिंपल सिंपल चीज़ें रहती है, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है ना। क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर की तरह ऐड कर रहा था, रेफ्रिजरेटर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप कितनी एनर्जी निकाल सकते हो बाहर, डिवाइडेड बाय वर्क। ठीक है ना। तो हमने पहला पार्ट फिनिश ऑफ कर दिया है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ, दूसरे पार्ट में क्या निकालना है थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में उसने कहा इफ द सेम डिवाइस वर्क्स एज अ हीट इंजन, तो हीट इंजन की तरह वर्क करेगा, तो अगेन वो Q2 निकालेगा, वर्क देगा 900 किलो, बाहर फेंकेगा, क्योंकि नंबर्स तो हमें वही यूज करना है, सेम डिवाइस है, सेम एनर्जी निकाल रहा है, सेम वर्क डन कर रहा है अंदर की तरफ, है ना। तो अगर वो हीट इंजन की तरह वर्क कर रहा है तो आप उसकी थर्मल एफिशिएंसी बताइए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ, सॉरी, हीट पंप सोच लिया मैंने। थर्मल एफिशिएंसी, हीट इंजन मतलब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब क्या, अब Q1 एनर्जी नीचे भेजेगा। ठीक है, ओके। तो चलो, सॉरी सॉरी, बदल बदल देते हैं, मैंने पंप समझ लिया था, हीट इंजन बोला है उसने। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में क्या होगा, अगर वो हीट इंजन मतलब ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे होगा कि अब हम बोलेंगे कि हम Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि 900 किलो जूल के बराबर है, वो हम दे रहे हैं किसको, हीट इंजन को, है ना। हीट इंजन में ऐसे ही होता है, हीट इंजन बाहर की तरफ वर्क करेगा कितना, 250 किलो जूल का, और बाकी की एनर्जी जो कि 650 किलो जूल है, जो कि हमारा Q2 है, उसको वो बाहर छोड़ देगा। करेक्ट है ना। ओके, और आ जाएगा अपने रिजर्वायर पे। तो ये रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा था, इसको तुरंत रिवर्स कर दिया तो क्या बन गया, अभी हीट इंजन बन गया। ठीक है, हमें एफिशिएंसी बतानी है इंजन की। इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकलती है दोस्त, इंजन की एफिशिएंसी में जो आपको आउटपुट में वर्क मिलता है उसको आप Q1 से डिवाइड कर देते हैं। तो वर्क है तुम्हारा 250, डिवाइड कर दोगे 900 से, तो डिवाइड करने पे जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी, ये शायद मैंने कैलकुलेट करके रखा था, 250/900 0.278। तो ये आया था 0.278, मतलब आप बोलोगे 27.8%, है ना, दो पार्ट आके लेके जाते हैं। तो एफिशिएंसी इज बेसिकली इसका 27.8% एफिशिएंसी आ गई जब हमने इसको पलट के हीट इंजन बना दिया, है ना। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस जो सीख रखा है उसको करो और अप्लाई करते चलो, सिंपल सिंपल काम है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि बोल रहा है कि इफ द सेम डिवाइस, है ना, सेम लिखा है, सेम डिवाइस वर्क्स एज अ हीट पंप। हीट पंप मतलब अब वो रेफ्रिजरेटर हीट पंप दोनों एक जैसा काम करते हैं, लोअर टेम्परेचर से हायर अप में फेंकते हैं, तो सेम डायग्राम यूज हो जाएगा। बस अब हम इसे हीट पंप की तरह यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हीट पंप लिख देंगे, क्योंकि ध्यान रखना है हमको,
हीट पंप में जब आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं तो क्या यूज करते हैं? हीट पंप में इंपॉर्टेंट ये है कि बाहर कितनी एनर्जी फेंक रहे हो, तो जो बाहर फेंक रहे हो वो डिवाइड बाय डब्ल्यू। रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं? अंदर से कितनी खींच रहे हो, तो क्यू टू बाई डब्ल्यू करते थे, है ना। रेफ्रिजरेटर में क्यू टू बाई डब्ल्यू करते हैं, हीट पंप में क्यू वन बाई डब्ल्यू करते हैं, करेक्ट। तो क्यू वन हमने कितना बाहर फेंका? 900 किलो जूल बाहर फेंका। वर्क हम कितना ले रहे थे? 250 ले रहे थे। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? डिवाइड कर देंगे भाई, कर लेना, तुम हो जाएगा। ये भी हो सकता है, मुझे लग रहा है डिवाइड मुझसे। 5 5 से 25, 5 5 4 0 5 8 40, 5 3 15, 16 17 18, 30 30 इज 3.6, ठीक है ना। तो एक बार कैलसी पे करके देख लेना सेम आ रहा है कि नहीं, मैंने बस ओरली करने की कोशिश की है इसे, ठीक है ना। सो तुम 900 बाय 250 अपना कैलसी पे करना भाई, तुम आराम से, तुम ऐसे मत करना फटाफट, ठीक है। सो दिस 3.6 आपका आ रहा है लास्ट वाले पार्ट का वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हीट पंप, हीट एनर्जी और ये सब चीज़ें वर्क करती है ना। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल यूनिवर्सिटी के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द पी वाई क्यू। अब आप जब इस पी वाई क्यू को पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि कैसे वो लैंग्वेज को घुमा घुमा के तुमसे पी वाई क्यू पूछता है, ठीक है। पढ़ते हैं। अ डोमेस्टिक फूड फ्रीजर, फ्रीजर हमने पढ़ा, फ्रीजर का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर Q2 एनर्जी लेता है और बाहर की तरफ उस एनर्जी को फेंकता है, और इस काम को करने में वो वर्क डन का इस्तेमाल करता है। हम पहले से बना लेंगे यहाँ पे ना। उसने बोला एक डोमेस्टिक फूड फ्रीजर मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर फ्रीजर टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है तो वो कहाँ का मेंटेन करेगा? लोअर वाले पार्ट का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। कितना है? -15। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अच्छा Q2 लिखते हैं ना लोअर वाले पार्ट में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? T2 बुलाएंगे। और कभी भी ना इनको सेंटीग्रेड में मत रखा करो, ठीक है ना। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है तुम्हारा? दिस इज +273 केल्विन होता है ये। तो अगर कोई बोलेगा भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ, तो जो भी सेंटीग्रेड रहता है ना उसमें तुम 273 ऐड कर दिया करो, तो कितना हो गया आंसर? 283 केल्विन। किसी ने तुमसे पूछा भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या होता है, तो इस 20 डिग्री में क्या करो करो 273 ऐड कर दिया करो, तो क्या हो गया? 293 केल्विन। तो हमेशा टेम्परेचर जो है वो तुम्हें केल्विन में यूज करना है, ठीक है ना। अब -15 डिग्री बोला है तुमको, तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या हुआ? इस -15 में तुम 273 को ऐड कर दोगे। 13 में से 5 क्या बचा? 8। 6 में से 1 क्या बचा? 5। तो कितना हो गया? 258 केल्विन। कैलसी पे कर लेना, 273 -15 कितना आता है? 86 माइनस, हाँ सही है, 258 केल्विन। मतलब हमको ये जो टेम्परेचर रखना है वो कितना रखना है? 258 केल्विन रखना है, ठीक है। और अब तुम्हें थोड़ा अंदाजा आने लगा होगा कि फॉर्मूले में टेम्परेचर दिया तो शायद Q1 Q2 की जगह हम T1 T2 का इस्तेमाल करें, जैसा हमने सीखा था। आएगा आएगा, वही चीज़ आएगी। तो ये मेरा थोड़ा कन्वर्जन तो मैं सिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चन एकदम घुमा घुमा के देता है, तो थोड़ा सा इस टाइप के चीज़ों को ध्यान में रखा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द एम्बियंट टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो हम फ्रीजर से हीट उठा के बाहर फेंकते हैं, मतलब सराउंडिंग इस जगह का टेम्परेचर T1 कितना दिया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे तुम्हें सिखाया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दोगे तो 83 90 303, तो हो जाएगा 303, और हम उसको उसे केल्विन में पुटअप करना है, ठीक है ना। थोड़ा सही तरीके से लगता है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 83 93 103 303 केल्विन, ठीक है। चलिए, सो हमने अब ये देखा कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर फेंक रहा है, मतलब केल्विन में इतने केल्विन से इतने केल्विन बाहर फेंक रहा है वो, ठीक है। ओके। इफ हीट लीक्स इनटू द फ्रीजर एट कंटिन्यूस रेट ऑफ 1.75 किलो जूल्स पर सेकेंड, व्हाट इज द लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप दिस हीट आउट कंटिन्यूसली? हमें कितना पावर सप्लाई करना पड़ेगा इस हीट को बाहर फेंकने के लिए? तो पावर सप्लाई करना पड़ेगा मतलब वर्क डन, पावर इज सेम एज वर्क डन, तो मतलब मुझे वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन करेगा किसके लिए? अगर फ्रीजर के अंदर हीट लीक हो रही है, फ्रीजर के अंदर हीट लीक होगी कैसे? इसको ना यही लैंग्वेज वो घुमाता है, उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। ये तुम्हारा फ्रीजर है। अब फ्रीजर क्या करेगा? फ्रीजर तुम्हारा -15 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करेगा, और सराउंडिंग क्या है तुम्हारा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर मैं कोई भी गर्म चीज है ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पतीला, उसमें दाल रखी हुई है, वो लाके मैं इस फ्रीजर के अंदर रख दूं, तो
इस दाल की वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकेगा। समझे? तो हीट लीक्स इनटू द फ्रीजर मतलब क्या है कि जो दाल थी वो अपनी एनर्जी फ्रीजर को दे रही है, वो लीक कर रही है, मतलब जो लोअर टेम्परेचर है वहां पर ये हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू गिवन है, मुझे 1.75 किलो जूल पर सेकेंड Q2 की वैल्यू गिवन है कि उस Q2 को मुझे बाहर फेंकना है। इस Q2 को मुझे बाहर फेंकना है तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? तो जरा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है दोस्त ध्यान से। 1.75 किलो जूल्स पर सेकेंड। अब देखो यार, हीट तो जूल में होती है, तो सर आपने जूल पर सेकेंड क्यों लिखा है? बिकॉज उसने जूल पर सेकेंड बोला है और पावर ही निकालने को बोला है, पावर भी जूल पर सेकेंड में ही होता है। ठीक है? तो हमने इसको भी जूल पर सेकेंड में रखा, हम इसको भी आगे जाके जूल पर सेकेंड में ही बता देंगे। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गिवन क्या है वो समझना। तो हीट इज लीकिंग इनटू द फ्रीजर, फ्रीजर को हीट लीक हो रही है। तो वो जो लीक फ्री मतलब दाल अपनी जो हीट फ्रीजर में लीक कर रहा है ना, तो उसी हीट को हमें बाहर फेंकना है। ठीक है ना? तो मुझे Q2 गिवन है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, बड़ा आसान है ये। अब मुझे वर्क डन निकालना है। सबसे पहले तो देखो, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मेरा फॉर्मूला होता है COP का। COP का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हीट है मुझे बाहर फेंकनी है, उसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे? वर्क डन से। अब जो हीट मुझे बाहर फेंकनी है वो तो मुझे पता है, कितना वर्क करना है उसको बाहर फेंकने के लिए मुझे नहीं पता, और सीओपी की वैल्यू भी मुझे नहीं पता। मतलब मैं किसी तरह से अगर सीओपी की वैल्यू निकाल लूं तो मैं इस फॉर्मूले में सीओपी और Q2 पुट करके वर्क निकाल सकता हूं ना? हाँ जी सर, निकाल सकते हो। तो सीओपी की वैल्यू को निकालने का कोई तरीका तुम्हें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना सर। आपको टेम्परेचर्स गिवन है ना, तो आप सीओपी का फॉर्मूले में टेम्परेचर लगा के निकाल लो। कैसे? ठीक है, बताते हैं सर कैसे होता है। देखिए, सीओपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तुम्हारा? Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन, है ना? और देखो, यहाँ Q2 और W मिलके Q1 बनाते हैं ना? हाँ जी सर, बनाते हैं। तो Q2 और W याद करो, स्टार्टिंग में सिखाया था वीडियो के, Q2 और W मिलके क्या बनाते हैं? Q1 बनाते हैं। तो W बेसिकली क्या होता है? Q1 माइनस Q2 होता है। हाँ जी सर। तो आप इसे लिख सकते थे Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2। करेक्ट? और आप इसी सेम चीज को टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। देखा कैसे घुमाता है वो न्यूमेरिकल? तो क्योंकि उसने आपको T1 T2 दे रखा है तो आप अपना इस्तेमाल करिए। T2 उसने क्या दे रखा है? 258 डिवाइडेड बाय T1 कितना दे रखा है उसने? 303 माइनस T2 258। तो इससे क्या होगा कि आपको सीओपी की वैल्यू मिल जाएगी यूजिंग द टेम्परेचर। ठीक है ना? तो मैंने इसका कैलकुलेशन ना करके रखा हुआ है। ये तुम्हारा आता है कितना? 5.733। ठीक है? तो इसकी मदद से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आता है तुम्हारा? 5.733, है ना? इसके सॉल्व का वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो समझ में आ गया? टेम्परेचर की मदद से हमने क्या करा? सीओपी निकाल लिया। अब आ जाओ वहां पे वापस। क्योंकि मैंने टेम्परेचर की मदद से ऑलरेडी सीओपी निकाल लिया है और मुझे पहले से Q2 की वैल्यू गिवन है, तो अब मेरा वर्क जो है वो निकल आएगा। ठीक है? तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा इतना, है ना? मैं जो मेरे काम की चीज़ नहीं है उसे अब इरेज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? तो मैंने मेहनत की, टेम्परेचर का इस्तेमाल किया और मैंने सीओपी निकाल लिया। तो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ सीओपी। ठीक है? अब इस सीओपी की वैल्यू का मैं इस्तेमाल करूंगा और क्या निकाल लूंगा? अपना वर्क डन निकाल लूंगा। ठीक है? तो चलिए निकालते हैं। जैसे हमने सीओपी की वैल्यू निकाली उसको रख देते हैं वहां पे। 5.733 इज इक्वल टू Q2 जो हमें बाहर फेंकना था, दैट इज 1.75। किस में है ये? किलो जूल पर सेकंड में है, तो मैं ऐसे ऐसे रखूंगा, डिवाइडेड बाय वर्क डन। ठीक है? तो यहां से तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 1.75 न्यूमरेटर में एज इट इज रखता हूं इसको किलो जूल पर सेकंड में, डिवाइडेड बाय 5.33, है ना? ओके। तो देखो, इसको थोड़ा बदल सकते हो, किलो जूल है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 1750, है ना? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि किलो जूल था तो मैंने उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.0। ठीक है? इंटू 1000 कर लेना सिंपली, डिवाइड बाई 5.33। इसको डिवाइड कर लो 5.33 से, तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिल रही है तुम्हें? ये मिलती है 1750 बाई 5.33, 305। लगभग लगभग 305.25 में 305 लिख रहा हूँ। और जूल्स पर सेकंड आएगा क्योंकि इसको तुमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 1700 का जूल पर सेकंड हो गया था। 5.33 से डिवाइड हो गया, ये हो गया बेसिक कैलकुलेशन है। तो क्या निकला है? वर्क।
तो देख रहे हो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कैसे घुमा घुमा के दिया था उसने। रेफ्रिजरेटर में पहले उसने T1 T2 की मदद से सीओपी निकलवाया, और फिर उस सीओपी से क्या करा, तुम्हारा वर्क निकलवाया। और हीट को भी डायरेक्टली नहीं दिया उसने, जूल्स पर सेकंड में दिया था। तो इस तरीके से वो घुमाता है, ठीक है। तो तुम्हें नहीं घूमना है, तुम्हें थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द PYQs, ओके। अच्छा खासा PYQ है ये। तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज हुए थे इस पर्टिकुलर PYQ में, समझ ही नहीं पाए थे लोग करना क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा करके दिखाता हूँ। इजी है वैसे तो बहुत, देखो। एन इंजीनियर क्लेम्स हिज इंजन टू डेवलप 3.75 किलोवाट। एक इंजीनियर बोल रहा है उसका इंजन इतना पावर डेवलप करता है। तो इंजन की बात हुई ना, सबसे पहले इंजन बना लो। इंजन अगर इतना पावर डेवलप करता है, तो इंजन जो पावर डेवलप करता है वो इंजन का वर्क होता है, ठीक है। 3.75 किलोवाट। और मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे हम, इतना वॉट, ठीक है ना। ओके, बिकॉज किलो वॉट है तो हम इसे वॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ना ऑन टेस्टिंग द इंजन कंज्यूम्स 0.44 किलो जूल ऑफ फ्यूल पर आवर। मतलब जब आप फ्यूल डालोगे, तो फ्यूल से फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट इंजन को दी जाएगी, है ना। तो हम फ्यूल डाल के इंजन को गर्म करते हैं, मतलब हम इंजन को हीट प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे ये जो वैल्यू गिवन है, किसकी गिवन है, Q1 की वैल्यू गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है, फ्यूल के फॉर्म में गिवन है। तो इसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, देखो। 0.44 kg पर आवर आप बर्न कर रहे हो, ठीक है। और जब आप 1 किलो बर्न करते हो, ठीक है, तो 42,000 किलो जूल का आपको एनर्जी मिलता है ना। तो यार देखो, सिंपल है कि किलो जूल पर आवर को तुम 42,000, सॉरी, केजी पर आवर को तुम 42,000 किलो जूल पर केजी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्योंकि पर केजी इतना किलो जूल एनर्जी निकलता है। तो 0.44 kg में कितना निकलेगा, 0.44 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, केजी से केजी कट जाएगा, ठीक है। ऊपर किलो जूल बचेगा, नीचे आवर बचेगा। 0.44 इंटू 42,000, ये मैंने निकाल के रखा हुआ था। ये आता है 18,480, ठीक है ना। सो दिस इज 18,480, ठीक है। तो केजी से केजी कट जाएगा, ऐसे काट सकते हैं, अलाउड रहता है। ऊपर किलो जूल बचा है, नीचे आवर बचा है। तो ये है तुम्हारा किलो जूल पर आवर। पर आवर मतलब 1 घंटे का, ठीक है। अब आप इसे और बदल सकते हो। आप क्या बोलो, 18,480 है ना, ठीक है। किलो जूल पर आवर है, आप यहाँ किलो जूल रखो और इसको 3600 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर 1 घंटे की जगह मैं 3600 लिख दूंगा, तो अब ये पर सेकेंड बन जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, किलो जूल पर सेकेंड आना होता है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 5.133, ठीक है। तो 5.133 किलो जूल्स पर सेकेंड आ गया। ये देख रहे हो किस तरीके से, 0.44 kg पर आवर था, उसको हमने किलो जूल पर केजी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको पता है कि इतना किलो पर घंटे फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। और हर एक केजी जो है वो इतना किलो जूल जनरेट करता है। तो बस ऊपर केजी दिखा, इधर पर केजी दिखा, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो केजी केजी कटेगा। तो किलो जूल पर आवर में हमको एनर्जी मिल गई, ऐसे ही दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अच्छा देखो, ये किलो जूल में है ना, क्या है ये, 5.133, दिस इज किलो जूल्स पर सेकेंड। अब इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो किलो हट जाएगा। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, 5133, है ना। किलो हट गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, तो जूल्स पर सेकेंड। तो अब जो तुम्हारी Q1 तुम्हें यूज करनी है, वो क्या है तुम्हारी, 5133 जूल्स पर सेकेंड। और अगर तुमने थोड़ा बहुत भी बेसिक्स पढ़ा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो जूल्स पर सेकंड होता है उसी को हम वॉट बुलाते हैं, ठीक है। वॉट हमारा जूल्स पर सेकंड ही होता है। मतलब आप इसे जूल्स पर सेकंड की जगह डायरेक्टली वॉट लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे घुमा के उसने दे रखा था कन्वर्जन करने के लिए, तो इतना एनर्जी उसको सप्लाई हो रहा है। 3.75 इंटू 10 की पावर 3 है, मतलब 3.75 को आप क्या कर रहे हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो क्या बचेगा, ये 3750। तो इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ, 3750 बचता है ये, ठीक है ना। सो हमारे पास में जो पावर आउटपुट मिल रहा है, 3750। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, कि आप इतना वॉट दे रहे हो फ्यूल चला के, और वो वर्क बाहर आउटपुट में कितना दे रहा है, 3750 वॉट का वर्क आपको आउटपुट में दे रहा है। इतना वर्क वो आउटपुट में दे रहा है, ठीक है ना। ओके, बाकी सब अब इरेज करते हैं गाइस, सारे कन्वर्जन्स हो चुके हैं।
ठीक है ना। सो अब सारी फालतू की चीज़ें हटा देते हैं। अब एग्जाम में ये सब कन्वर्जन आपको करने होते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो कर लिया करो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बचा कुचा रहेगा वो Q2 बाहर निकल आएगा। तो मैं कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, है ना। हमको पता है कि Q1 दिया है, तो जो इधर चला गया उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो बचेगा क्या, Q2, है ना। Q1 5133 में से इतना चला गया इधर, तो जो बचा जाएगा वो Q2 में जाएगा, ठीक है ना। सो कितना होता है 5133 माइनस 3750, 5133 माइनस 3750, 1383, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 1383 वॉट इतना एनर्जी बाहर वेस्ट हो रहा है, इतना कन्वर्ट हो गया वर्क में, है ना। और इतना Q1 दिया जा रहा था, ठीक है। तो लिख लिया मैंने इसको, ताकि आगे कहीं लगेगा तो काम आ जाएगा। तो हीट इंजन है, हीट इंजन ऐसा काम कर रहा है। आगे देखते हैं, चलो ना। द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द साइकिल। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्वियसली टॉप पे होगा, है ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा T1 पे होगा, कितना है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको सिखाया था ना कि जो भी आपका रहता है उसमें आप 273 ऐड कर दिया करो, ठीक है ना। तो 1400 में आप क्या करोगे, 273 ऐड करोगे तो 1673, ठीक है। तो ये इतना केल्विन है। देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल करवा रहा है वो। मैक्सिमम टेम्परेचर इतना और मिनिमम टेम्परेचर 350 है, ठीक है। मतलब मिनिमम टेम्परेचर आपका ऑब्वियसली यहाँ पर रहेगा T2 टेम्परेचर, ठीक है। छोड़ने के बाद में सब कुछ कितना है, 350, 350 प्लस 273 कितना हो गया 623। तो ये हो गया आपका 623 केल्विन, ठीक है ना। अब देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने बोला फाइंड वेदर द इंजन इज जस्टिफाइड इन हिज क्लेम। तो क्लेम जस्टिफाई है कि नहीं वो तो इंजन की एफिशिएंसी से पता चलेगा। और एफिशिएंसी हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं यहाँ पे। एक एफिशिएंसी आप टेम्परेचर की मदद से निकाल सकते हैं, जिसको आप कैरेट एफिशिएंसी बोलेंगे। और दूसरी एफिशिएंसी आप अपनी एनर्जी की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले एक काम करते हैं, अपन एनर्जी की मदद से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। जब आप एनर्जी की मदद से एफिशिएंसी निकाल रहे हो ना, तो एफिशिएंसी क्या होगी, जो वर्क डन आपको मिलता है डिवाइडेड बाय जो आप इनपुट में देते हो, ठीक है ना। तो वर्क डन आउटपुट को में कितना मिल रहा है आपको हीट इंजन में 3750, और इनपुट में आपने कितना दिया था 5133, है ना। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, मैंने करके रखा था ये चीज। सो ओके, एक सेकेंड। ये आया था 0.73, इसकी वैल्यू आई थी 0.73। मतलब क्या, लगभग लगभग 73% आपकी एफिशिएंसी आ रही है। कब, जब आप हीट का देख रहे हो ना कि इतना हीट दिया था, इतना वर्क बाहर निकला, तो उससे आपकी एफिशिएंसी 73% आ रही है, ठीक है ना। ओके, जब आप एनर्जी एनर्जी हीट, है ना, क्यू एनर्जी वगैरह को लेके चल रहे थे, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ओके। चलिए, अभी आप और एक तरीके से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। कैसे, आप टेम्परेचर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, चलो दिखाते हैं। देखो एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, जो आप वर्क बाहर की ओर दे रहे हैं डिवाइडेड बाय जो आपने अंदर Q1 लिया था। और हम जानते हैं कि जो Q1 है वो दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो वर्क में भी जाता है और Q2 में भी जाता है ना। तो Q1 बेसिकली वर्क में भी जाता है और Q2 में जाता है, तो वर्क प्लस Q2 होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं Q1 माइनस Q2 क्या होता है, वर्क के बराबर होता है ना। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। तो वर्क कैन बी रिटर्न एज Q1 माइनस Q2, नीचे Q1 तो है। और तुम्हें याद होगा मैंने सिखाया था, जब Q1 Q2 ऐसे के फॉर्म में हो तो हम उसको T1 T2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T1 माइनस T2 बाई T1, है ना। तो अब हम इस बार एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार एफिशिएंसी जो निकाल रहे हैं उसको हम कैरेट एफिशिएंसी बोलते हैं। कैरेट भाई साहब ने ये बताया था कि टेम्परेचर का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में भी हमें दे रखा है। चलिए जरा इसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हमें कैरेट भाई साहब की एफिशिएंसी मिलेगी, तो वो कितनी है, T1 टेम्परेचर हाइयर वाला कितना 1673 माइनस T2 लोअर वाला टेम्परेचर विच इज 623 डिवाइडेड बाय अगेन T1 वो है 673। इस पूरे को जब आपने कैलसी पे सॉल्व करोगे, तो मैंने इसको कर रखा है, ये होता है 0.627, ठीक है। 0.627, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 62.7% एफिशिएंसी। तो जब आप कैरेट साइकिल से एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो कितनी आ रही है, कैरेट भाई साहब की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो कैरेट भाई साहब की एफिशिएंसी 62.7% आ रही है।
और आपने एनर्जी के टर्म्स में एफिशिएंसी देखा तो 73% आ रही है। तो एक्चुअल में एनर्जी वाली एफिशिएंसी कभी भी कैरेट एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। कैरेट एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। तो अगर इसकी कैरेट एफिशिएंसी 62.7% है, मतलब इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है? 62.7%। तो कभी भी ये इस टाइप का एफिशिएंसी दे पाएगा क्या? नहीं। मतलब कभी भी ये जो इंजन है वो इतना ज़्यादा वर्क आउटपुट में दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। मतलब क्या इंजीनियर का क्लेम जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड नहीं है। अगर ये एनर्जी वाली एफिशिएंसी 62.7 से कम आती तो हम बोलते जस्टिफाइड है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है, 8 नंबर के लिए पूछा गया था ये सवाल, तुम्हारे पास आ गया तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। सो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बहुत मेहनत से रात को जाग जाग के बना रहे हैं। सुबह के 3 बज गए हैं, अभी तो रात भी नहीं बजी, ढाई बजा है, सॉरी, है ना। सो पोस्ट कर रहा हूँ, देख लो, एंड दैट्स इट गाइस। सो आगे बढ़ते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से देना का पेपर।